दर्शक में एक बार फिर से मौजूद हूँ आप लोगों के पास कहानी सजा का अगला भाग लेकर। बात बात में मैंने जोर से कहा कि कौन तुम्हारे सुरजना को कुछ कहता है, नहीं करेगा कोई उस पर शक, पर अब उस बात को छोड़ो भी। अय्यर का और भी आग्रह था कि इस किस्से को अब एक भी मिनट और नहीं खर्च करना चाहिए। रुपया गया तो कोई जान तो नहीं है गई, पर श्रीमती जी ने कहा कि तुम सुरजना पर शक ना करने वाले कौन होते हो? पर्स नहीं मिलता तो वो गया कहाँ? जरूर सुरजना ने गायब किया होगा, और अगर सुरजना चोर है तो कहाँ से उसने चोरी सीखी? 8 बरस का मेरे यहाँ आया, अगर चोर है तो उसने चोरी हमारे घर के सिवा कहीं बाहर से नहीं सीखी। सुनते हो, अगर वो चोर है तो हमने उसे चोर बनाया है, हमने उसमें लालच की जगह रहने दी होगी, अविश्वास की जगह रहने दी होगी, तभी तो पर्स देखकर उसका मन डेगा, और मन डेगा भी तो वो बात हमसे कहने नहीं आया। इसलिए कहीं ना कहीं से बटुए को पकड़ लाना होगा, नहीं तो मैं उस कमबख्त सुरजना को जीता नहीं छोड़ूंगी। हमें कम से कम मुझे उसकी भावना और उसका तर्क समझ नहीं आया, और हमारे बीच से वो उठकर चली गई तो मुझे बुरा नहीं लगा, और मैं अय्यर से देश विदेशों सिद्धांत नीति की बातें करने लग गया और पर्स की बला मानो मन से दूर भगा दिया। अय्यर से मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि देखो भाई, सेवा अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी में पैर जमाना भी ज़रूरी चीज़ है। क्या ये तुम गाँव भटकते फिरते हो? पता कांग्रेस में से तुम किस ओहदे पर हो? प्रोविंशियल की मेंबर बन सके तो बहुत हुआ। देखते नहीं कि लीडर कौन है? वो हैं जिनके पास सब कुछ है, मोटी और पक्की आमदनी और बंगला और मोटर और आश्रितों का दल। तब सेवा भी उनको पूछती है, तुम्हारी जैसी सेवा नहीं कि जिसमें खुद को भी घुला दिया जाए। आदर्श की बात ना करो, व्यवहार देखो, और व्यवहार कहता है कि सच्चाई से चतुराई की अधिक कीमत है। देखो मुझे 2 ही 3 साल के अंदर देखना कि मैं कांग्रेस की तरफ से म्यूनसिपल पॉलिटी में होऊंगा, और कांग्रेस संगठन में भी तुमसे आगे हूँ। अय्यर वो छोड़ो, वो रास्ता पकड़ो जहाँ तुम्हारी असली काबिलियत चमके। कहता हूँ कि यहाँ तुम एक अपना ग्रुप बनाओ, मेरी सेवाएं अपनी समझो। स्थानीय पॉलिटिक्स, बात इस तरह स्थानीय से देश और फिर विदेश की ओर फैल चली। वो राजनीति के और सिद्धांतवाद के ऊंचे ऊंचे कंगूरों को छूती, उन पर उछलती फिरने लगी। उसमें गर्मी भी आई। मैंने गांधीवाद की तरह तरह के तर्कों से घायल कर छोड़ा। मुझे विश्वास है कि अय्यर की कट्टरता ही उसे सुरक्षित रख सकी, नहीं तो गांधी नीति धराशायी हो गई थी। अय्यर ने कम प्रखर तर्क नहीं दिए, लेकिन मेरे जवाब के आगे वो सभी कट कर रह गए। मैंने कहा, देखो अय्यर, गांधीवाद के आधार पर तुम चले कि मेरा तुम्हारा साथ नहीं। हम भारत को दीन नहीं संपन्न देखना चाहते हैं। तुम मुझे भावनाएं पढ़कर दीनों का समक्ष होने के लिए स्वयं दीन बनने को कहते हो, लेकिन ये भ्रम है। खुद संपन्न बनकर अपने उदाहरण से दीनों को संपन्न बनाने का मार्ग देखना होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, इसके बिना कोई उपाय नहीं। अय्यर ने भी कुछ कहा, पर मुझे अपनी बातें इसलिए याद हैं कि अब ठंडक में देश और सिद्धांत संबंधी तब की अपनी गर्मी मुझे ही व्यंग मालूम होती है। सारांश, हम इस तरह की जरूरी बातें कर रहे थे कि पास ही कहीं से धीमे धीमे उठता हुआ शोर जोर पकड़ने लगा। कुलाल इस तरह थप्पड़ की भांति कानों पर पड़ने लगा कि मैं अपनी जगह से उठा और कहा, देखूं क्या मामला है। अंदर पहुंचकर पहले सहन के पार दूसरा जो सहन है, वहां देखता हूं कि 8-10 आदमियों की खासी सी भीड़ हुई है। देखा तो आसपास के नौकर चाकर, पड़ोस का एक तांगे वाला, एक दर्जी और एक पंसारी, इस तरह के कुछ लोग वहां जमा है। बीच में मिश्रानी खड़ी पुकार पुकार कर कह रही है कि उससे कसम ले लो और उसके सब मर जाएं, उसके बदन में कीड़े पड़े जो उसने कुछ लिया हो तो। रो रही है और दुहाई दे रही है। पास ही श्रीमती जी खड़े खड़े धीरज से कह रही थी, चीखने चिल्लाने से फायदा नहीं, धीरे धीरे बातों का जवाब दो। मैंने कहा, ये क्या तमाशा है? क्यों किसी को सताया जा रहा है? श्रीमती जी ने डांट कर कहा, तुमको किसने बुलाया? क्यों नहीं? बता तो उधर गई थी या नहीं? जवाब में मिश्रानी ने जोर जोर से पुकार कर दुहाइयां दी कि भगवान उसे अभी उठा ले जो उसने किसी का कोई बटुआ देखा भी हो। मिश्रानी का पक्ष लेने वाला एक पड़ोस का नौकर बोला, बाबूजी बहूजी नाहक हैरान कर रही हैं, उस बेचारी के बाबू इस वक्त है नहीं, इसी से तो ओरी हो, देखा क्यों नहीं देती हो? लो बहूजी, उसकी तलाशी ले लो, नंगा झाड़ा ले लो, इसके आगे उसकी जान तो नहीं ले सकती। ये कहकर उस आदमी ने मिश्रानी का हाथ पकड़ लिया। कहा, दिखा रही तेने कहाँ क्या छुपा रखा है? कहने के साथ उसने मिश्रानी की धोती का एक छोर छुआ। देखते देखते मिश्रानी ने अपने ऊपर आया हुआ धोती का पल्लू अलग फेंक दिया और सिर्फ चोली पहने हुए खुले सिर चुनौती के साथ कहने लगी, देख लो जो कहीं मेरे पास कुछ हो। उस आदमी ने कहा, सब दिखा दे जो इन बहूजी को विश्वास हो जाए। कहकर वो आदमी और मिश्रानी भी उद्यत हुए कि चोली और बाकी धोती भी खींचकर अलग कर दी जाए। श्रीमती जी ने डांट कर और हाथ से उस आदमी को पकड़कर दूर कर दिया। कहा, बदमाश, हाया नहीं है? तुम लोग क्या देख रहे हो? यहाँ कुछ तमाशा है? जाओ और सोने रत्ना और बिहारी, इसको यहीं पकड़े रहना, मैं आती हूँ, आऊँ तब तक छोड़ना नहीं। कहकर श्रीमती ने सबको वहां से धत्कार कर दूर किया। मिश्रानी दम से बैठकर माथा पीटने और दुहाइयां रोने लगी, और श्रीमती जी ने उसे उसी हालत में छोड़ दिया और छोड़कर चली गई। मेरी इच्छा हुई कि मैं बीच में पड़कर मिश्रानी को छुटकारा दिलाऊं। ये दृश्य मुझे अच्छा नहीं मालूम हो रहा था। अत्यंत शील युक्ता दिखने वाली नारी लज्जा को इस प्रकार से चुनौती दे उठे, ये मुझे बहुत विभत्स मालूम हुआ। पर श्रीमती जी की योजना का मुझे कुछ पता ना था, इससे मैं दखल ना दे सका। तो भी मैंने उसे दिलासा दी और उसके हाथ छुड़वा दी और कहा, धीरज रखो। फिर पास आने और बोलने पर मिश्रानी ने धोती को उसी तरह अपने सिर पर ले लिया
कोर माथे के आगे कर लिया और रोकर बताया, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बेकसूर हूँ। मैं कुछ समाधान की बात कहने वाला ही था कि देखा वो सहसा उठकर वहां से तेज चाल से झपट चली है। रत्ना और बयानी पकड़ने को लपके, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। भागती सी हुई वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची। 5-7 मिनट बाद मुझे भी अपने घर से सुरजना बुलाकर उधर ही ले गया। मैं नहीं कह सकता कि इसके बीच 5-7 मिनट में वहाँ क्या हुआ, पर पहुंचने पर देखा कि भीड़ में बीच खड़ी मिश्रानी कह रही है कि बटुआ तो मेरा था, एक 10 का नोट 2 रुपये और इतने आने उसमें है। वही श्रीमती जी खड़ी पूछ रही और उसमें क्या है, और कुछ कागज होंगे, बाकी पैसा नहीं है। तब सबके सामने श्रीमती जी ने अपने हाथ का बटुआ दिखाकर उसका जिप खोला, अंदर से 3 नए 10 के नोट निकाले। ये देखकर मिश्रानी का चेहरा राख हो आया था, पर वो दुहाई देती जा रही थी कि जाने किस मुंह जले ने मेरे ट्रंक में बटुआ रख दिया, इत्यादि इत्यादि। श्रीमती जी की तब की रौद्र मूर्ति का ख्याल आता है तो अब भी जाने क्या मन में होता है। पर उस वक्त तो उन पर जैसे नशा सवार हो गया था। उनके हाथ में बेट थी, उन्होंने उसे दिखाकर सिर्फ एक शब्द कहा, चुप। जाने क्या हुआ कि मिश्रानी एकदम चुप पड़ गई। तब श्रीमती जी ने खुद आगे बढ़कर कहा, चलो। सबसे कहा, आप लोग आइए। वो इतनी ठंडी जुबान थी कि जो निकला वही हुआ। उसके बाद फिर मैं ठीक नहीं कह सकता कि क्या हुआ। श्रीमती जी से ही जान के मालूम हुआ कि वो उसे एक कोठरी में ले गई, वहाँ पूछकर उसके सारे जीवन का इतिहास जाना। उसके बाद उसने शनैशन अपना दोष स्वीकार किया और फिर उसे खुद राजी किया कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। फिर अपने हाथों से बेतों से उसे बेहद पीटा। और बात मैं नहीं जानता, आपसे बातचीत जो उनके बीच हुई हो, लेकिन उनके बेंच से मारने और उस मार पर मिश्रानी की चीखने की आवाज़ मैंने भी सुनी थी। उसके तत्काल अनंतर श्रीमती जी आईं। होठ उनके नीले थे और हाथ अब भी कांप रहा था। भास्कर अय्यर को उन्होंने उसका पर्स दे कहा, देख लीजिए सब ठीक है। अय्यर ने बिना देखे कहा, ठीक है। नहीं, देख लीजिए। अय्यर ने सब चीज़ें देखकर संभाली, कहा, सब ठीक है। श्रीमती जी ने हंसकर कहा, देखिए मैंने कितनी मेहनत की है, मुझे इनाम नहीं दीजिएगा? आपके तो रुपए जा ही चुके थे, इससे सब रुपए भी अपने इनाम में मैं मांग लूँ तो भेजा नहीं है। अय्यर ने वापस बटुआ उन्हीं के आगे कर दिया। श्रीमती हंसकर बोली, इस मारे चमड़े का मैं क्या करूँगी? कहकर 4 राउंड नोट और 2 रुपये निकाल कर बाकी बटुआ उन्हीं को लौटा दिया। मैंने कहा, मिनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस बेचारी को तुम कैसे मार सकी? कौन जानता है कि किस बेबसी में उसने ये काम किया होगा। श्रीमती ने हंसकर कहा, मैं जानती हूँ, विधवा के भी बेटा हो सकता है और उसका लड़का दूसरे के स्कूल में पढ़ता है, 7वीं से अब 8वीं की पढ़ाई करेगा। उसके लिए बेचारी को कुछ चाहिए था, पर चोरी तो चोरी ही है। इसके बाद हम दोनों समझ गए कि श्रीमती जी के इनाम के 42 रुपये उस दूर के लड़के की पढ़ाई के काम आवेंगे। फिर भी मैंने साहस करके पूछा, मिश्रानी कहाँ है? श्रीमती जी ने गुस्से में कहा, कमबख्त अभी मरी नहीं है, सिसक रही है।